Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss again the crucible with reference to its allegory, its metaphor, and if it is used something like symbolic side of the crucible or whatever it is. So we are going to begin with the introduction. So Arthur Miller wrote the play The Crucible in response to the Red Scare of the 1950s, in which he was condemned for disrespect and disapproval of the US Congress for being unsuccessful in naming numerous individuals who had attended meetings with him. So, over here, Red Scare is something like another incident, and where he was condemned that he was disrespectful and he was disapproved. Okay, so in a bid to not only secure his career as a journalist and a playwright, and also to alert the American people against the government misinformation and propaganda that were headed their way, the characters in the play are faced with the same tragedies and sentences that befall people during the McCarthyism trials. McCarthyism trials बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ. तो रेड स्कार तो उन्होंने यहाँ पे रेड स्केयर ये बताया है कि जो है वो इसमें मीटिंग के जो कुछ न्यूमरस कुछ लोग थे जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी इसके साथ, इसने उनके नाम नहीं लिए थे, तो इसको इसके ऊपर इसको जो है ना कंडेम किया गया था, डिसरिस्पेक्ट और डिसअप्रूवल कर दिया गया था. अब इसको अपना जो एज अ जर्नलिस्ट उसका जो करियर था उसको इसको सिक्योर करना था. तो इसने लोगों को जो अमेरिकन जो पीपल थे उनको गवर्नमेंट के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन थी और जो प्रोपेगेंडा जो उस वक्त में चल रहा था उसके बारे में ये अवेयर करना चाहता था. सो द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर फेस्ड विद द सेम ट्रेजेडीज. उसमें भी आप लोग देख लें कि कैरेक्टर्स भी जो है वो गलत नहीं है, लेकिन उनको एक्यूज किया गया है और उनको एक्यूज़ करने की बिना पर जो है वो उनको जो है वो हैंग किया जा रहा है और उनके साथ बुरा हो रहा है. तो उसने यही चीज़ क्रूसिबल में भी रिप्रेज़ेंट की है. क्रूसिबल में भी हमें दिखाई दी है कि जैसे अगर हम प्रॉक्टर की बात करेंगे, जॉन प्रॉक्टर की, और जो अदर भी जिस तरह एलिज़ाबेथ के ऊपर भी जो है वो उसको भी एक्यूज़ किया गया था और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक्यूज़ किया गया था कि वो विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व्ड हैं, जबकि वो इन्वॉल्व्ड नहीं थे. तो इसके साथ भी कुछ यहाँ पे ऐसा ही था. So the characters in the play are faced with the same tragedies and sentences that befall people during the McCarthyism. McCarthyism मैंने आपको बताया था, वही जो एक्यूजिशन हो रही थी कि आप ये बंदा जो है वो ये कम्युनिस्ट है, यानी कि ये इक्वल सोसाइटी चाह रहा है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, ये गवर्नमेंट का तख्ता उलटना चाहता है और ये सब कुछ. So he uses the Salem witchcraft trials. उसने क्या किया कि सैलम का जो witchcraft trials थी ना, he used it as a metaphor. मेटाफर होता है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन. तो उसने इसको बिल्कुल ऐसे करके दिखाया कि बात उसकी की, लेकिन दिखाना वो मैकार्थिज्म भी चाहता था कि सिर्फ विच क्राफ्ट का इल्जाम नहीं लग रहा था, एक्यूज नहीं हो रहे थे और उसके बिना पे लोग अरेस्ट नहीं हो रहे थे, बल्कि जो है वो उसके पीछे जो एक काम चल रहा था वो मैकार्थिज्म भी था कि लोगों को एक्यूज किया जा रहा था क्यूमनिज्म के ऊपर कि दैट पर्सन इज द क्यूमनिस्ट. और जबकि बिल्कुल ये ऐसे ही इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जिस तरीके से उसको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि दैट दीज़ पीपल आर जो है वो इन्वॉल्व्ड इन विचक्राफ्ट, जबकि वो इन्वॉल्व्ड नहीं थे. अपने पर्सनल किसी एनिमिटी की वजह से, अपने किसी पर्सनल ग्रज की वजह से दे वर डूइंग सो. तो उसने कहा कि मैकार्थिज्म में पीपल वर आल्सो एक्यूज्ड ऑफ बीइंग ह्यूमनिस्ट, कि ये बंदा ह्यूमनिस्ट है, दैट पर्सन इज अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और सिर्फ एक इल्ज़ाम की एक्विजिशन की बेस पे पीपल वर अरेस्टेड एंड दे वर सम ऑफ द पीपल दे वर कंडेम्ड टू डेथ. So this was the it means that this is the direct, you know what, comparison, which is metaphor. Metaphor beta again समझ लीजिए. Metaphor is the direct comparison. यहाँ पे it is a literary device where we are comparing two things directly without using with and without using like and as. Okay, जो कि simile में होता है. Simile में we are comparing two things with using or by using like or as. For example, if I say मेरा बेटा चांद है, ठीक है, या मेरा भाई चांद है, ये इस तरह से कुछ, ठीक है. तो उसमें इसका मतलब है मैंने मेटाफर यूज किया है. ओके, इफ आई एम सेइंग कि मेरा बेटा चांद जैसा है, लाइक, ठीक है, तो ये सिमिली होगी. सो दीज आर द टू लिटरेरी डिवाइस. इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए.
These are the two literary device. Metaphor may, for example, my sun is a moon, it is metaphor. And if I say my sun is like a moon or my sun is as a moon, so it is the simile that is used over here. So these are the two literary device that are being discussed over here. And over here in the Crucible, the Salem witchcraft trials are used as a metaphor to draw the attention towards the doings and executioners of the McCarthyism propaganda. कि उसमें जो McCarthyism का जो लोगों के ऊपर accusations हो रही थी कि that this people, this person is a communist and that person is the communist, whether the people they were involved in this particular thing or not, but still they were involved, they were accused. So और सिर्फ एक accusation की बिना पर people were arrested and they were hanged. So this was mainly the propaganda जिसको उसने द क्रूसिबल में जो है वो रिप्रेजेंट किया है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एलिगरी. एलिगरी मेरी जान मेरा बेटा इज अनदर डिवाइस. ठीक है, एलिगरी इज द डिवाइस इन विच कैरेक्टर्स और इवेंट्स रिप्रेजेंट और सिंबलाइज आइडियाज एंड कंसेप्ट्स. ओवर हियर मैं इसको थोड़ा सा इनहेंस करूंगी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी कि इन विच द कैरेक्टर्स और events represent or symbolize ideas and concepts that are based on the truth. ठीक है, कुछ जो रियलिटी में कुछ हुए हुए होते हैं कुछ इवेंट्स, उनको हम क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ जो है ना एक स्टोरी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हम कैरेक्टर्स कोई और लगा लेते हैं और हम उनको वो सिंबलाइज करना चाहते हैं, हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं. जैसे उसने क्या किया कि उसने विच क्राफ्ट ट्रायल्स का जो कि इट वाज गोइंग ऑन, बट उसने उसका जो है वो सहारा लिया, जबकि उसने रिप्रेजेंट करना चाहता था, उसने एक तो सैलम का जो विचक्राफ्ट था उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहता था, अलोंग विद दैट वो मैकार्थिज्म को भी रिप्रेजेंट करना चाहता था कि दैट टाइम पीरियड में किस तरीके से मैकार्थिज्म चल रही थी, पीपल वर एक्यूज्ड एंड हाउ दे वर यू नो व्हाट बीइंग कंडेम्ड टू डेथ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूजिशंस ऑन. और उसमें एक्यूजिशन भी किस बंदे के, जैसे एबिगेल हु वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड, जहाँ पे इसको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे रियलिटी में वो 11 की थी जैसे भी था. मतलब इतने से किसी एक जो है वो शख्स, एक लड़की है, ठीक है, और या फिर अगर लड़का भी हो तो जिसकी इतना कम उम्र है, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है जिसकी कोई एविडेंस भी नहीं है. और इतने बड़े-बड़े लोगों पे, वो इतने फ़ेमस-फ़ेमस लोगों पे जो प्रोमिनेंट पीपल थे सोसाइटी के, उनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है और उसके इल्ज़ामों की बेस पे गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है। गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले रही है. सो मेनली दिस वाज़ द होल जो है वो ट्रेजेडी ऑफ द पीपल, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम. और एलिगरी बेटा इज़ अनदर डिवाइस, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स और इवेंट्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और सिंबलाइज़ कर रहे होते हैं कुछ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को जो जो कि बेस्ड हैं रियलिटी पे. ठीक है, इसमें उसने साइलम के विचक्राफ्ट ट्रायल्स भी की और मैकार्थिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी उसने रिप्रेजेंट करना चाहता था और उसके अंदर कुछ उसने जो चेंजेस थे हिस्टोरिकली वो उसने उसको थोड़ा सा ही रेड. ओके, now the question is why does Arthur Miller use allegory in the Crucible? उसने allegory क्यों इस्तेमाल की Crucible में? So Arthur Miller uses allegory in his play The Crucible to show the similarities between the Salem witchcraft trials, Salem witch trials and the Red Scare दोनों का. During the McCarthy era, freedom was a very important aspect in life. कि फ्रीडम जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था. और ड्यूरिंग द सैलम विचक्राफ्ट ट्रायल्स रिलीजन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और जब सैलम विचक्राफ्ट ट्रायल चल रहे थे तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्योरिटनिज्म का बीच में कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्योरिटन जो है वो एज इन्वॉल्व है. तो प्योरिटन्स जो थे वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे. दे वर ऑल्सो हैविंग द व्यू कि जो है वो आपको वट एवर द सर्कमस्टांसिस आर, यू आर जस्ट सपोज टू डू वट द रिलीजन इज एक्चुअली मेकिंग अस टू डू. ठीक है, उसके अलावा आप ये चीज़ ना करें, वो चीज़ ना करें, इसमें गुनाह है, दिस इज़ सिंफुल एंड वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट. So all of the things were going on in that time period. So in both of these events people are frightened. दोनों में ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. The Red Scare led to many people fearing others, thinking everyone was a communist. अब Red Scare पे उसने कहा कि जो बहुत से लोग जो है ना वो दूसरों से डर रहे थे, thinking कि हर कोई जो है वो कम्युनिस्ट है, हर कोई जो है वो कुछ गलत करना चाह रहा है किसी दूसरे के खिलाफ.
और हर कोई जो है कोई फलां जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। इवन जब उसने क्रूसिबल लिखा उसको एज अ मेटाफर भी यूज किया, तभी भी ही वाज समथिंग लाइक यू नो व्हाट, जो है वो डाउटेड के जो है वो इसने कुछ ऐसा करने की ट्राई की है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको मैंने बताया था बायोग्राफी में कि मिलर के ऊपर भी क्यूमनिस्ट होने का इल्जाम लगा था। ठीक है, इन द वसैलम विचक्राफ्ट ट्रायल्स, विचक्राफ्ट इज थ्रेटनिंग द विलेज। विचक्राफ्ट जो है वो उसकी वजह से विलेज, और अब पूरा हमें पता चलता है कि जब सैलम का witchcraft चल रहा था, तो जो उसमें हमने जो पढ़ा था ना, कि इसमें वो जो मिसेस पुटनम होती हैं, उनके इतने मतलब कहती हैं कि मैंने इतने बच्चों को खो दिया इसी विचक्राफ्ट ट्रायल की विचक्राफ्ट की वजह से एंड ऑल। 8 बच्चे शायद उनके थे। तो उसपे उन्होंने कहा कि शी वाज़ विद द व्यू कि मैंने उनको खो दिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस विचक्राफ्ट, और बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विचेस की वजह से। सो हमें ये भी पता चलता है उसमें कि जो है वो रियलिटी में भी तब जो नेबर्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा लोग डर रहे थे, और लोगों को नहीं पता था, किसी को समझ नहीं आ रही होती थी कि यही पर्सन जो मेरे करीब है, या यही पर्सन जो है वो मेरे पीछे जो है वो क्या कर रहा है, मतलब ये मुझ पे कर तो नहीं रहा, ये विचक्राफ्ट तो नहीं कर रहा, तो ये ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा, तो ये इस तरह की चीज़ें जो थी ना, that was these things were going on. So Miller also wanted to show the similarity between both corrupt courts and these two events. ये दो इवेंट्स को भी इसने किया, और कोर्ट कैसे करप्ट थी? ऑफ कोर्स कोर्ट वाज करप्ट। अगर कोर्ट करप्ट नहीं थी उस टाइम पीरियड की, तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको विदाउट हैविंग द what solid evidences, they should not go for arrest। अगर वो सिर्फ एक्विजिशंस की बेस पे अरेस्ट ना करते, इस तरीके का स्टेप ना लेते, तो इसमें ये होना था कि जो हमारे जो पीपल थे, उनको इस बात का डर ही नहीं होना था, और उन्होंने इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करना था कि यार अगर मैंने ये इल्ज़ाम लगाया किसी शख्स पे, तो मुझे गवर्नमेंट कहेगी, मुझे कोर्ट कहेगी कि लाओ फिर दिखाओ, एविडेंस क्या है तुम्हारे पास कि ये बंदा विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व था। तो फिर मुझे एविडेंस दिखाना पड़ेगा, तो एविडेंस मेरे पास है नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कोर्ट भी चूंकि करप्ट थी, तो द पीपल हु वर व्हाट इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस, तो उनको जब कोई पूछने वाला नहीं था कि एविडेंस लेकर आओ, तो फिर वो दे वर वेरी मच व्हाट इजीली इन अ वेरी लूज मैनर दे वर जस्ट एक्यूजिंग सम ऑफ द इनोसेंट पीपल। ठीक है, और वो लोग, एक छोटी बच्ची, कम उम्र की लड़की, यंग गर्ल, शी इज एक्यूजिंग द पीपल और द प्रोमिनेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी, और जिसमें हमें फिर जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर नजर आता है, और जिसको हम जो है वो we are considering something like the heroic sort of figure, जो क्योंकि वो ट्रेजेडी का शिकार हो जाता है, तो एंड पे जो है वो उसके साथ जो है वो फिर ही जो है वो he has to go to the gallows and he was dead. So in the um, in the Salem witch trials, all substantial evidence is thrown out of the window, and everything that supports witchcraft is valid. एविडेंस जो है ना, उसकी कोई नहीं थी इम्पोर्टेंस, कोई नहीं पूछ रहा था कि एविडेंस लेके आओ, इसी वजह से जो है वो पीपल वर व्हाट, जो है वो दे बिकेम वेरी मच ब्रेव इन एक्यूजिंग द अदर पीपल। ठीक है, सो एंड एवरीथिंग दैट सपोज्ड विचक्राफ्ट इज वैलिड। जो भी विचक्राफ्ट को सपोर्ट करता था उसको कहते थे, मतलब कहता था कि ये कर रहा है, तो उसको कहते थे हाँ हाँ इसने ठीक कहा है। सो मच इज द सेम विद द रेड स्केयर कोर्ट सिस्टम। तो वो जो कोर्ट का जो रेड स्केयर सिस्टम था, इसी में भी जो है वो ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, और इसकी वजह से जो है वो पीपल वर सफरिंग अ लॉट। सो बेसिकली this was the whole thing. Now we are going to move towards the Salem witchcraft trials. So the Salem witchcraft trials had occurred in Massachusetts, हमने कल भी पढ़ा था, around 1692, when the daughter of a reverend in the Salem village became very ill, जिसमें हमें बेटी का कैरेक्टर नजर आता है। The village doctor had come and diagnosed the cause as witchcraft, और उसने कहा कि मैंने इसका सब कुछ करके देख लिया है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि what's the problem with this particular girl, and he was unable to identify the reason. So he was with the view that might be the reason of this particular girl is because of the witchcraft. ठीक है, so
over here the thing is like जो हमें पता चलता है कि एबिगेल जहाँ पे कहती है कि that we girls we were not doing anything wrong and we were just dancing and but the way they were found dancing the nude they were dancing in the forest, so what was the purpose of doing so? So they all of the people were thinking that might be they were conjuring spirits in the forest, and they that's why Betty, the condition of Betty and Ruth was very severe. So the doctor, the village doctor, he just came with the idea that might be she is suffering because of the witchcraft. So the idea of witchcraft frightened many people and in turn caused chaos in the village. और उसकी वजह से जो है ना everybody was so like frightened, and he was everybody was so much disturbed over this particular situation, क्योंकि हर एक को यही था कि मेरे ऊपर जिस तरह आप मिसेस पुटनम कह रही होती हैं कि मैंने अपने जो है वो इतने बच्चों को इसी वजह से खो दिया। तो यहाँ पे हर कोई जो है ना वो इस चीज़ से डरा हुआ था, और हर कोई किसी की लाइफ में भी कुछ ऐसा होता था, कुछ बुरा होता था, तो पीपल वर कंसीडरिंग कि माइट बी इट इज़ बिकॉज़ ऑफ विचक्राफ्ट एंड समबडी इज़ गोइंग सो बैड विद देम एंड समबडी इज़ यू नो व्हाट मेकिंग विचक्राफ्ट ऑन देम। क्योंकि जब एक वेव चल रही हो ना, दिस इज जस्ट लाइक दिस, जैसे हमारे यहाँ कोरोना फैला हुआ है ना आजकल, तो जिसको जो सिम्टम्स है ना कोरोना की, वो जिसको भी जिस तरह का वो जरा सी वो छींक आ जाती है ना, तो एवरीबडी इज लाइक वो आपको पता होगा कि वो फिर वो वीडियोस भी इस तरह की बड़ी चली थी कि वो अगर छींक भी दिया है किसी ने तो लोग जूता उठा लेते हैं कि मतलब व्हाई डिड यू डू दैट, माइट बी दिस इज बिकॉज ऑफ कोरोना। सो दिस द circumstances were the same over here. Now everybody, whoever was suffering, he was determining, or he was thinking that might be this is because of witchcraft and I am just involved in that and this is because of that. So this was the thing. So the idea of witchcraft frightened many people and in turn caused chaos in the village, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और हर टाइम पीरियड में ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रही है। जिस तरह हम इडिपस रेक्स पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे ब्लैक डेथ का पता चला, प्लेग बहुत फैला हुआ था। उसकी रीज़न थी बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें भी क्योस आया एरिया में उस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे दिस वाज समथिंग लाइक विच ट्रायल्स चल रही थी। So people were, or of all the ages, people were suffering because of something. So people began accusing others of witchcraft for any reason, किसी भी वजह से, out of fear of being accused themselves. इस भी fear, ये भी fear नहीं था कि मुझ पे भी कोई इल्जाम लगा सकता है। इस चीज का भी उनको खौफ नहीं था, and they were just accusing others. वो क्यों एक्यूज कर रहे थे? अगेन वही थिंग है, क्योंकि उन्हें पता था कि कोर्ट इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर द एविडेंसेस, not for the evidences, rather not for the solid evidences, ठीक है, out of the view. So many people were accused of witchcraft. Over 220 people were executed, and eventually the colony admitted the trials were a mistake. वहाँ उन्होंने admit कर लिया कि it was the trials were a mistake, that there was no witchcraft, कुछ भी नहीं था, and small compensations were rewarded to the families of those convicted. और जिन्होंने सफर किया था उनको small compensation जो है वो भी उनको दी गई। लेकिन इस चीज़ का क्या फ़ायदा जब एक पर्सन ही हैज़ सफर्ड अ लॉट in his or in her life. So what does it did it of any worth when the people they have suffered with the जो है वो so much suffering, और जो है वो so much grief, और उनकी जो disrespect हुए वो, तो उसका तो नहीं ना कुछ वो आ सकता बैक. So this was basically the scenario, the context that was going on in the Salem witchcraft. Let's come towards what was the Red Scare. After World War II, about 1947 to 1957, Americans again feared the influence of the USSR, especially since most of the Eastern Europe and China had fallen under communist rule. अब वो communist वही वाली again and again वही चीज जो है वो, इससे लोग डरे हुए थे. Suggestions were made by Joseph McCarthy. ये जो है वो आपको पता है कि कैरल जो था उसने मैकार्थी, उसी ने मैकार्थिज्म को की थेरी दी थी, and others that the US was being infiltrated by spies and undermined by communist sympathizers. Some claims turned out to be factual, while others were accusations, and they were just, were trying to do this thing for political gain. तो ये चीज़ सामने तो आ गई, लेकिन इसकी वजह से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, जिसमें एक ऑर्थर मिलर खुद भी था. He was also accused of being a communist, ठीक है.
The separate investigations by House Un-American Activities Committee sought to identify Communist Party members कि वो कौन है within the environment industry, कि environment industry में कौन से those people हैं जो कि communist हैं. So this led to convictions of those who would not implicate others by their testimony, including the Hollywood 10. इसमें जो है वो this was followed by studio blacklists. ये भी blacklist हो गया था ना, मिलर भी blacklist हो गया था, as the film industry sought to counter negative public opinion and avoid congressional interference in their business. So this was the thing. We are not going so deep into that. Red Scare or the concept of McCarthyism to be understood is pretty much enough. That he was also Miller was also accused of being a communist, ठीक है, और जिसकी बेस पे वो विदाउट एविडेंसेस जो है वो लोगों को जो है वो जेल भेज रहे थे, और द कोर्ट वाज नॉट आस्किंग फॉर द सॉलिड एविडेंसेस. तो इस चीज ने जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी बहुत लाइक जो है वो क्वेश्चंस उठे. इसका करियर बहुत ज्यादा जो है वो जो डेंजर में था, और ही वाज थ्रेटन्ड. सो ऑल ऑफ द थिंग्स वर गोइंग ऑन जिसको एज अ मेटाफर जो है वो उसके अंदर उसने यूज किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द biography of Eugene O'Neill. यूजीन ओनील का हम लोग जो है वो पढ़ेंगे मॉर्निंग बिकम्स अलेक्ट्रा. But in today's class, we are just going to discuss this. Okay, so Eugene O'Neill was the first American dramatist to regard the stage as a literary medium and the first US playwright to receive the Nobel Prize for Literature. इसने he was the first American dramatist था, ठीक है, और इसने नोबेल प्राइज भी लिया था फॉर लिटरेचर के लिए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. Who was Eugene O'Neill? Eugene O'Neill was a famed playwright and his masterpiece Long Day's Journey into Night, ठीक है, जो कि is at the apex of a long string of great plays, including some of the others. Um, in Boston, Massachusetts, he was died on November 27, 1953 in Boston, Massachusetts. ठीक है. यूजीन ओनील का जो लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट है, जो कि हमारी सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट स्टिल इट इज जस्ट लाइक उसके अंदर हमें जो ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट्स हैं वो हमें लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में मिलते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर राइटर और ऑथर. देन कम्स अर्ली लाइफ. ही वाज बोर्न ऑन 16 अक्टूबर 1888 और he was died on November 27, 1953 और बोस्टन मैसेच्यूसेट्स में. These things are to remember. You can note it down. ये जो अदर उसके प्लेस कौन कौन से थे उसको जो है वो आपने याद नहीं करना, बस दिस इज फॉर योर नॉलेज. लेकिन आपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ठीक है, और ये चीजें कहाँ पैदा हुआ था, ये वो चीजें जो है वो आपने कुछ जो है वो इसकी आपने माइंड में रख लेनी है बस. So born on 16 October 1888 in a New York City hotel room, ठीक है, writer Eugene Gladstone O'Neill is one of the most admired playwrights of all the time. His talent for you know what, generating the outstanding drama sprang from a life marked by challenges. He was the son of Mary Ellen Ella and James O'Neill, a stage actor. Okay, so who was a stage actor, and he was the son of these people, Ella and James O'Neill. After O'Neill was born, his mother developed an addiction to morphine. अच्छा, अब इसी की चीज़ जो है ना कि वो उसको मॉर्फिन की आदत थी. इसी यही जो एलिमेंट्स हैं हमें इसके लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में भी नजर आते हैं, ठीक है. एंड शी हैड बीन गिवन दैट ड्रग टू हेल्प हर थ्रू हर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ. अब उसमें जो है वो वाइल इन द स्टेट ऑफ और वाइल बीइंग इन द प्रेगनेंसी शी वाज यूजिंग द she was addicted to morphine just to bear the childbirth or the pain. So Ella was also still grieving for O'Neill's older brother Edmund, who had died of the measles 3 years earlier. इसका जो older brother था वो एडमंड जिसका नाम था, वो measles की वजह से 3 years earlier जब वो he was dead. So the couple also had another son, James, जो है वो
JR, उसका another भी जो था son था. His father continued on with his role in a touring product after O'Neill's birth. O'Neill's की birth के बाद भी उसका जो father जो है वो ये काम stage actor का he was doing at that time also. So O'Neill spent much of his early life on the road with his father, ठीक है, shortly before his seventh birthday. However, he was sent away to boarding school. उसको भेज दिया गया. पहले वो अपने father के साथ रहा है. O'Neill spent years at the Saint Aloysius Academy for Boys, where he received a strict Catholic upbringing. strict जो है वो Catholic, जो इसकी Catholic आपको पता है, Catholics और Protestants जो दो उनके sects हैं Christianity में. So in 1900, he returned to New York City, where he attended the institute in De La Salle for 2 years. ये details को आपने याद नहीं रखना. This is just for your reading. And he then sent to Betts Academy, a prep school. Okay, so in 1906, O'Neill enrolled at Princeton University, but his heart wasn't in his studies. अब उसका दिल studies में इतना ज़्यादा नहीं था. And he was either dismissed for missing too many classes or left after only 10 months at the school. तो जो है वो जो है वो या तो उसको डिसमिस कर दिया गया था बहुत ज़्यादा क्लासेस छोड़ने की वजह से, या फिर उसने इसको छोड़ दिया था 10 मंथ्स के बाद ही इसको. सो करियर बिगनिंग्स की बात कर लेते हैं. सो आफ्टर लीविंग प्रिंसटन, O'Neill floundered for a time. He took several sea voyages, ran around town with brother James, जो उसका दूसरा भाई भी था, and indulged heavily in alcohol. तो ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गया था. और इस चीज़ का हमें इम्पैक्ट लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में भी मिलता है. ही हैड अ ब्रीफ मैरिज टू जेनकिंस, उसके साथ इसकी ब्रीफ मैरिज थी, विच रिजल्टेड इन वन सन, यूजीन ओनील JR. उसके अनदर भी जो है वो उसका जो है वो बेबी था उनकी शॉर्ट मैरिज में. सो इन 1912 ओनील बैटल ट्यूबरक्लोसिस, और ये आपको बेटा आप लोगों ने याद रख लेना है कि ही वाज बैटलिंग विद ट्यूबरक्लोसिस. और इसका भी जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हमें लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में मिलता है. दैट वाज अ स्प्लेंडेड वर्क रिटन बाय यूजीन ओनील. So, while recuperating from his illness, he found his calling as a playwright, finding inspiration from such European dramatists as August Strindberg. इसका बहुत ज़्यादा influence था, इससे बहुत ज़्यादा ये influence था. And later enrolling in a writing class at Howard University, वहाँ पे भी इसने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा inspired था. O'Neill had his first play produced in Provincetown में उसने एक अपना work जो है वो generate किया. That was the one act play that was staged in New York later that year. उसके बाद में उसके साल के बाद जो है वो उसको न्यूयॉर्क में ये स्टेज भी किया गया था. उसका जो उसने प्ले लिखा था बाउंड ईस्ट फॉर कैडव, जो उसने प्ले लिखा था. Also in 1916, O'Neill made a second attempt at domestic bliss. So he married fellow writer. उसने फिर जो है वो fellow writer के साथ शादी कर ली. बोल्टन में the name of the girl fellow जो उसकी writer थी. And the couple eventually had 2 children together. दो उनके बच्चे थे, Shane and Anna, daughter. Uh, O'Neill took the theatrical world by storm in 1920 with Beyond the Horizon, which won a Pulitzer Prize, जिसकी वजह से Beyond the Horizon जब उसने लिखा था 1920 में, तो जो है वो इसको इसके ऊपर जो है वो पुलिट्जर प्राइज भी मिला था. तो हमने पीछे पढ़ा कि इसको जो है वो लिटरेचर में इसको प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, दैट इज ओवर हियर. और इसने जो है वो पुलिट्जर प्राइज भी लिया था. ठीक है. और later that year, another O'Neill masterpiece, The Emperor's John's made its Broadway debut. तो उसके बाद में उसने जो है वो again एक और बहुत अच्छा वर्क जो है वो उसने generate किया. Leading playwright था, ठीक है जी. उसने एन क्रिस्टे जो है वो भी लिखा. उसके बाद में इसके कुछ अदर जो हैं. और around this time O'Neill left his second wife and quickly began a relationship with Carlotta. Affairs इसके बड़े थे, मतलब उसने बड़ी like उसने पहले एक की जो शॉर्ट टर्म उसकी शादी रही, फिर उसने दूसरी अपनी जो को राइटर थी उसके साथ शादी कर ली. ठीक है. फिर उसने अपनी सेकंड वाइफ को भी छोड़ दिया और उसका रिलेशनशिप जो है वो एक और लड़की के साथ रहा, फिर जिसके साथ उसने शादी कर ली 1929 में. तो इसकी 3 मैरिजेस थी. गर्ल्स रिमेंबर दैट, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ठीक है. So, उसके जो 5 years later, he became the first American playwright to receive the Nobel Prize for Literature. He was given this honor for the power, honesty, and the deep felt emotions of his
dramatic works which embody an original concept of tragedy, according to the Nobel Prize website. So this was mainly the thing. Years of death की बात कर लेते हैं. O'Neill completed long day's journey into night in the early 1940s, but he refused to have this autobiographical play. ये आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा कि ये autobiographical play था, produced until long after his death, जो कि बहुत उसके death की बहुत देर बाद जो है वो produce हुआ था. Around this same time, he had a falling out with daughter Ona. He chose to end his relationship with Ona after she married actor चार्ली चैपलिन. जो है वो उसने फिर एक्टर जो चार्ली चैपलिन थी उससे जो है वो उसने शादी की. आफ्टर several years absence from the stage, O'Neill returned with one of his most heralded works जो उसने लिखा, a dark drama that explores the lives of a group of barflies. अच्छा हम इसको इतना यहीं पे ख़त्म करेंगे. So the following year, the playwright learned that he had the Parkinson's disease and found it impossible to write due to the tremors or in his hands. उसके जो ट्रिमर्स हो गए थे उसकी हैंड पे, उसकी वजह से he was not able to write. So tuberculosis भी था इसको, और ये भी इसको एक इसका एक इशू था. So because of these reasons he was not able to further write in this particular you know what, um, I was just taking your attendance. So, because of this particular thing, he was not able to write anymore. और हमें देखा कि इसका long days journey into night के अंदर हमें इसके सारे autobiographical elements मिलते हैं. Although that is not the part of your syllabus, but still because of the autobiographical elements, I just shared this another genre with you guys. So in the next lecture, inshallah, we will discuss long days. Morning becomes Electra, written by this author, Eugene O'Neill, and you are going to have a look at its synopsis. But inshallah, in the next class, we will discuss it. Thank you very much.